हेलो दोस्तों, विजन आईएएस करंट अफेयर्स जुलाई 2023 के अर्थव्यवस्था खंड में आपका स्वागत है। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। सबसे पहले बात करते हैं क्या है बहुआयामी निर्धनता। बहुआयामी निर्धनता, निर्धनता का मतलब यह है कि निर्धन होना। बहुआयामी का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो कई आयामों से निर्धन है। कई आयामों का मतलब बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में लगभग 12 संकेतक हैं। पहले 10 थे, अब 12 हैं। उनमें से कम एक तिहाई से अधिक में अगर कोई व्यक्ति वंचित है तो उसको हम बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में शामिल करेंगे। अब हम बात करेंगे कि सुर्खियों में क्यों रहा है। तो नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया है। यह संस्करण पहला कब हुआ था? तो ये 2015-16 के आधार पर जारी किया गया था, और ये जो संस्करण है वो 2019 और 21 की जो रिपोर्ट थी जो उसके आधार पर ये जारी किया गया है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सरकार की जो एक पहल चल रही है कि GIRG मतलब ग्लोबल इंडिसेस फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ। तो ये जो पहल है, नीति आयोग जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का एक नोडल एजेंसी है, उसके तहत इस पहल के मुद्दे क्या हैं, इसमें सामाजिक, आर्थिक, इन सब मापदंडों को भारत के प्रदर्शन की निगरानी, ये सारी चीज़ें जो है वो की जाती हैं। भारत के राष्ट्रीय MPI का मतलब अब हम मानेंगे, जहाँ जहाँ MPI कहेंगे वहाँ वहाँ आप बहुआयामी निर्धनता सूचकांक या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को समझ पाएंगे। तो भारत के राष्ट्रीय MPI की गणना हेतु उपयोग की जाने वाली विधि, यानी कि निर्धनता को कैसे मापा जाता है, उसमें विधियों में एक दो चीज़ें इसमें दी गई हैं, जैसे अल्क्रे फोस्टर AF पद्धति। AF पद्धति क्या है? इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति का अभाव या वंचन स्कोर कितना है। भारत के राष्ट्रीय MPI निर्धनता कटाव का लगभग 33.5% के बराबर या उससे अधिक है अगर, तो उस व्यक्ति को निर्धन माना जाएगा। राष्ट्रीय MPI के उप सूचकांक भी हैं। उप सूचकांक क्या हैं? मतलब बहुआयामी निर्धनता में शामिल होने के उप सूचकांक में क्या चीज़ें हैं। जैसा पहला है हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो मतलब कितने व्यक्ति निर्धन हैं, जो कि आप इकोनॉमिक्स में अगर पढ़ रहे हो तो अमर्त्य सेन की एक विचार है, जो गरीबी जब पढ़ाई जाती है तो पढ़ाया जाता है। तो जनसंख्या कितने कितने व्यक्ति निर्धन है, यानी कि निर्धन व्यक्तियों का अनुपात वस्तुतः कुल जनसंख्या से बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों की संख्या में विभाजित करके निकाला जाता है। दूसरा है निर्धन की व्यापकता, यानी कि तीव्रता कितनी है, निर्धन का स्तर क्या है, किस स्तर पर जो गरीब है। ये जो एक बड़ा जो है गहराई का भी निर्धनता का भी कई स्तर होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका के गरीब और भारत के गरीब और अफ्रीका के गरीब, इन सब देशों की गरीबी में अलग अलग निर्धनता में अलग अलग स्तर होता है। किसी के लिए कार ना होना निर्धन है, किसी के लिए मोटरसाइकिल ना होना निर्धन है, और किसी के लिए खाना ही ना होना, भोजन ही ना होना निर्धनता है। तो ऐसे में हर देश की निर्धनता अलग अलग स्तर पर है। तो हेड काउंट रेशियो और जो है आपका निर्धनता की व्यापक तीव्रता जो है का गुणा करके MPI का मान निकाला जाता है कि कितने व्यक्ति निर्धन हैं और कितने ज़्यादा स्तर पर निर्धन हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ही ये जो है निर्धनता स्तर निकाला जाता है। भारत के राष्ट्रीय MPI यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के संकेतक में 10 संकेतकों का, मूलतः जो है वो 10 संकेतकों का उपयोग किया गया था, लेकिन जब वो है बाद में इसमें 2 और बढ़ा दिए गए, जैसे मात्र स्वास्थ्य और बैंक खाता, ये 2 चीज़ें और इसमें शामिल कर दी गई हैं। अब हम बात करेंगे संकेतकों के बारे में। 12 संकेतक आज के समय में हैं और 3 इसको आयामों में बांट दिया गया है। पहला आयाम है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर आप HDI अगर आप पढ़ते हो तो उसमें भी यही आयाम सामने निकल करके आते हैं। तो जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। तो स्वास्थ्य में इसमें 3 भागों में बांटा गया है, जैसे पोषण, बाल एवं किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य।
तो कोई परिवार तब वंचित माना जाएगा अगर पोषण की बात करें तो एक एक भी सदस्य अगर उसका कुपोषित है तो वो वंचित माना जाएगा। बॉडी मास इंडेक्स जो है वो कम से कम 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम ना हो, ठीक है। और 0 से 59 माह के बीच में कोई भी बच्चा कुपोषित ना हो। तो अगर इन सब में से कोई भी कंडीशन फॉलो होती है तो उस परिवार को जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में शामिल किया जाएगा। बाल एवं किशोर मृत्यु दर, उसमें क्या है, सर्वे की तारीख से 5 साल पहले की अवधि में परिवार में 18 साल से कम के किसी बच्चे या किशोर की मृत्यु हो गई हो तो उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। मातृ स्वास्थ्य जो कि बाद में शामिल किया गया था, उसमें कम से कम जो है वो 4 प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त ना की गई हो माता द्वारा बच्चे को जन्म देते समय। तो ये सारी चीज़ें जो है वो निर्धनता में शामिल होने के बिंदु हैं। शिक्षा की अगर बात करें तो स्कूल के शिक्षा के वर्ष में, स्कूल अटेंडेंस में, ठीक है, 10 वर्ष या उससे अधिक आयु का एक भी सदस्य 6 वर्ष की स्कूली शिक्षा अगर पूरी नहीं कर पाया है तो वो निर्धनता की सूची में बहुआयामी निर्धनता में शामिल होगा। अटेंडेंस में स्कूल जाने योग्य एक भी बच्चा उस उम्र तक स्कूल नहीं जा पाया है जब तक उसे कक्षा 8 में होना चाहिए था, तो ऐसे में उस बच्चे को शामिल किया जाएगा, उस परिवार को शामिल किया जाएगा। जीवन स्तर की बात करें तो उसमें कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, पेयजल, विद्युत, आवास, परिसंपत्ति, बैंक खाता, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें शामिल की गई हैं। कुकिंग में क्या है, कुकिंग फ्यूल में क्या है, गोबर, कृषिगत फसल, झाड़ियाँ, लकड़ी, चारकोल, इन सब से भोजन पकाना। इन सब से भोजन पकाने से जो पकाने वाला है उसको समस्या होती है, उसमें कार्बन से उसका स्वास्थ्य जो है वो खराब होता है। सैनिटेशन की व्यवस्था साधारण या कोई भी सैनिटेशन सुविधा नहीं है, स्वच्छता की सुविधा नहीं है। पेयजल के लिए पेयजल की बेहतर सुविधा नहीं है, कम से कम पानी जो है वो कम से कम 30 मिनट की दूरी पर हो तो उसे अच्छी पेयजल व्यवस्था मानेंगे। तो विद्युत की बात करें तो बिजली की सुविधा नहीं है। आवास की बात करें तो उपयुक्त आवास नहीं है, मिट्टी की दीवारें या लकड़ी की हैं। अब जो है परिसंपत्ति की बात करें तो रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफ़ोन, कंप्यूटर, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, कार या ट्रक, ये सारी चीज़ें इनमें से एक भी चीज़ अगर नहीं है तो मतलब एक भी चीज़ मतलब इनमें से कुछ एक भी नहीं है आपके पास, तब ये आप में शामिल होते हैं। बैंक खाता, किसी भी सदस्य के पास बैंक खाता या डाकघर खाता नहीं है तो वो बहुआयामी निर्धनता में शामिल होता है। तो ये जो रिपोर्ट दी गई है अभी 2022-23 में 23 में, तो इसमें जो है इस पर एक नज़र डालते हैं। निर्धनता हेडकाउंट रेशियो में अप्रत्याशित गिरावट आई है। 2015-16 में ये 24.85 थी, जो 2019-21 की रिपोर्ट के आधार पर 14.96 हो गई है। तो अब मतलब ये हुआ कि लगभग 13.5 करोड़ लोग जो है वो बहुआयामी निर्धनता के दायरे से बाहर आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद निर्धनता के स्तर में सर्वाधिक तीव्र गिरावट देखी गई है। शहरी क्षेत्रों में मौजूद निर्धनता के स्तर में कमी आई है। गरीबी की व्यापक तीव्रता में सुधार हुआ है। 12 संकेतक जो अभी हमने देखे उसमें जो है वो कुछ सांख्यिकीय रूप से उल्लेखनीय कमी देखी गई है, जिसमें पोषण में सुधार, स्कूली शिक्षा के वर्ष, सैनिटेशन और खाना पकाने के ईंधन में एमपीआई मान को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम बात करें कि इन राज्यों में, जो कि भारत के जो कुछ राज्यों में उनका प्रदर्शन कैसा रहा है, तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश, इसमें जो है सबसे अधिक बहुआयामी निर्धनता से प्रभावित आबादी वाले शीर्ष 5 राज्य थे। तो इसमें कौन कौन से? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय और मध्य प्रदेश। केरल में बहुआयामी निर्धन व्यक्तियों की संख्या सबसे कम है, ठीक है, तो केरल जो है वो अच्छा राज्य है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में बहुआयामी निर्धनता के अनुपात में तेजी से गिरावट देखी गई है। आपको नाम अगर थोड़ा थोड़ा याद रहे तो बहुत बढ़िया है। बिहार में निरपेक्ष रूप से जो है एमपीआई मान में सबसे तेज गिरावट देखी गई है।
तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2023 में थोड़ा सा बातें हैं। 2010 में यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड निर्धनता तथा मानव विकास पहल द्वारा ये जारी किया जाता था। और बाद में इसमें 10 संकेतक जो है वो 10 संकेतकों के आधार पर ये ट्रैक करता था। 110 देश शामिल थे। जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसमें 110 देश शामिल है। और उसके बाद में लगभग 1.1 अरब लोग पूरे विश्व का इस निर्धनता की श्रेणी में है, बहुआयामी निर्धनता की श्रेणी में है, ऐसा इन्होंने बताया था। और ये सारी चीज़ें जो है वो वैश्विक बहुआयामी निर्धनता या फिर गरीबी सूचकांक जारी किया जाता था, अभी भी जारी किया जाता है ये। अब बात करेंगे थोड़ा सा अगले टॉपिक पे, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। तो हाल ही में जैसा कि हम जानते हैं कि जीएसटी को जीएसटी @6 सरलीकृत कर समग्र विकास विजन के साथ जो है जीएसटी दिवस मनाया गया। जैसे हम जानते हैं कि जीएसटी आया कब, 1 जुलाई 2017 को। तो जब जीएसटी आया ना तब इतना लोग जीएसटी से उतना अच्छा संपर्क भी नहीं कर पाए, कनेक्ट भी नहीं कर पाए। तो ऐसे में काफ़ी कठिन होने के साथ साथ लोगों के ऊपर थोड़ा बोझ बन गया। तो ऐसे में लगातार सरकार जब से यह जीएसटी को लाया है, धीरे धीरे उसको सरल कर रही है, आम लोगों तक जो है वो पहुंचा रही है। तो इस बार भी जो है इसके छठा दिवस जो मनाया गया है उसमें भी इसको सरलीकृत कर दिया गया है, जिससे समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा सके। हम बात करेंगे थोड़ा सा जीएसटी के बारे में। तो आप जानते हैं कि क्या है, संपूर्ण देश में जीएसटी जो है एक लागू है और 1 जुलाई 2017 से आया था। संरचना की अगर हम बात करें तो एक दोहरी संरचना को अपनाया गया है। इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये जो चीज़ें हैं इसमें केंद्रीय और राज्य का अलग अलग जो है वो शामिल है। और एक होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब क्या है, जब एक राज्य से दूसरे राज्य पर आयात निर्यात जो भी होता है तो वो जो है केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है उस टैक्स को, और बाद में जो है राज्यों के साथ साझा कर दिया जाता है। और अप्रत्यक्ष कर तो है ही। अब हम बात करेंगे, एक परिषद भी है इसकी, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद कहेंगे उसे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 के तहत 79A के तहत जो है वो गठन किया गया है इसका। और अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह परिषद केंद्र और राज्यों के बीच की दरों, कर की दरों, छूट, राजस्व बंटवारे सहित जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय लेती है। जीएसटी की आवश्यकता क्यों है, तो देखेंगे। एकल राष्ट्रीय बाजार की स्थापना के लिए एक बाजार होगा। उचित कराधान व्यवस्था के लिए, उचित कराधान व्यवस्था से जटिल कराधान व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए। पहले बहुत ज़्यादा टैक्स लगते थे, अलग अलग प्रकार के टैक्स लगते थे, लोग काफ़ी परेशान होते थे, ऐसे में टैक्स की चोरी भी बहुत ज़्यादा होती थी। अगला जो है वो टैक्स कैस्केडिंग जैसी समस्या से निपटने के लिए, ठीक है। कर संग्रह में तकनीकी के इस्तेमाल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, तो तकनीकी का इस्तेमाल भी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है जीएसटी के चलते। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इससे बढ़ावा मिलेगा, तो इसके लिए आवश्यक है। कर संग्रहण की उच्च लागत को कम करने के लिए, जब भी हम टैक्स लेते थे तो उस समय हमको भी, मतलब सरकार को भी कई कर को इकट्ठा करने में भी कई पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते थे। ऐसे में जो है कर का संग्रहण जो है वो भी बहुत उच्च क्षमता पे होता था, उच्च लागत पे होता था। अब हम बात करेंगे जीएसटी का प्रभाव क्या है। जीएसटी का प्रभाव मतलब सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन मिलता है। सहकारी संघवाद का मतलब ये है कि जब भी केंद्र राज्य उसके जो भी विभिन्न मुद्दे हैं, जटिल मुद्दे हैं, उस पर वार्तालाप करना, चर्चा करना, निर्णय लेना, ये सब आसान हो गया है। तो इसका एक सकारात्मक प्रभाव है। कर के बोझ में कमी। कर का बोझ का मतलब वही जो शुरुआत में हमने देखा था कि जो है करदाताओं पर जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डन होता था, ऐसे में वो कर की चोरी करते थे या नहीं देते थे, जो भी था। तो वो कर के बोझ में जो है वो कमी हो गई है, तो ये भी एक सकारात्मक प्रभाव है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को लाभ, ठीक है। जो सूक्ष्म उद्यम है जैसे कंपोजिशन स्कीम, वैकल्पिक वार्षिक रिटर्न जैसे सहायता, इसलिए जो है उनको जो भी है कि
वो भी एक टैक्स की स्लैब में शामिल हो सकते हैं और उनको भी लाभ ही होगा। राजस्व संग्रह में वृद्धि, ये सब हो जाने से क्या है ना कि जो पहले राजस्व संग्रह होता था, जो पहले कलेक्शन होता था टैक्स का, वो बहुत कम होता था। धीरे धीरे इससे क्या है ना कि टैक्स जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो इसमें दिया भी है कि 2023 तक 2022 की तुलना में लगभग 12% से अधिक जो है वो टैक्स कलेक्शन जो है हुआ है, राजस्व संग्रह हुआ है। अब अगर हम बात करें अगले प्रभाव की, तो बाजार एकीकरण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी जो है वो बाजार एकीकरण और व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये एक अच्छा प्रभाव है। जीएसटी के आ जाने से जो है ये एक अच्छा प्रभाव है। जीएसटी के प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियाँ, प्रौद्योगिकी खामियाँ। पहला चीज़, जीएसटी पोर्टल ई बिल प्रणाली को कई तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक जो है इसमें कई जो है सुधार नहीं हुए पाए हैं। अगला जो है, ऐसे में जो है कि ये एक चुनौती बना हुआ है। अगला है कि जीएसटी अपीलीय अधिकरण की अनुपस्थिति। कोई भी अगर समस्या होती है तो एक अपीलीय अधिकरण होना चाहिए जिस पे एक न्याय हो सके सही से। करदाताओं के भरोसे में गिरावट, ऐसे में कई बार याचिकाएं दायर होती हैं, कई बार जो है वो टैक्स की मनाही होती है, क्रेडिट की मनाही के खिलाफ जो है वो याचिकाएं पड़ती हैं। तो थोड़ा सा ये एक समस्या है, एक चुनौती है। कर चोरी और धोखाधड़ी से संबंधित दावे, ऐसे में जैसे अभी जीएसटी के अधिकारियों ने कुछ फर्मों के खिलाफ जो है वो एजेंडा काम किया था, जिसमें लगभग 304 सिंडिकेट का जो है भंडाफोड़ किया था और लगभग 9,000 फर्जी जीएसटी पहचान संख्या यानी कि जीएसटी या ना जो थे वो लगभग दावे किए गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा 25,000 करोड़ का फर्जीवाड़ा था। तो उसमें जो है कर चोरी और धोखाधड़ी के मुद्दे की एक समस्या जो है सामने निकल करके आती है। जीएसटी में और सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, या ईपीआर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? तो पहला है कि एक सूचना साझाकरण। सूचना साझाकरण का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ये है कि जो भी ईडी को जीएसटी नेटवर्क के साथ जो है वो जानकारी साझा करने की अनुमति दी गई है कि ईडी को पता रहे कि कौन व्यक्ति जो है कितना कर दिया जा रहा है, कितना कर देने लायक है और कितना दे रहा है। अगला है प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि। प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि होनी चाहिए, एक बढ़िया चीज़ है। इसमें इन्होंने कई सारी चीज़ें बताई है, जैसे डिजिटल में उपकरणों में आईटीसी सत्यापन, ई बिल सत्यापन, ऑडिट द्वारा कार्रवाई की जाने आदि चीज़ें शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक आसान करेंगी चीज़ों को। 2021 में शुरू किया गया है अद्वैत। अद्वैत जो है वो अप्रत्यक्ष करों के लिए एक प्रमुख विश्लेषण परियोजना है। इसका उद्देश्य निम्नलिखित के लिए बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना है। इसमें क्या है, अप्रत्यक्ष कर राजस्व को बढ़ाने हेतु, करदाता आधार को बढ़ाने हेतु, डेटा संचालित कर नीति का समर्थन करने हेतु, ये सारी चीज़ें जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर करके इसको हम और मजबूत जो है बना रहे हैं। पंजीकरण मानदंडों को सख्त बनाना, जो जीएसटी में जो पंजीकरण होता है उसको थोड़ा मानदंड उसमें सही सटीक हो, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण हो, जियो टैगिंग शुरू हो। तो ये सब दिशा में जो है प्रयास हम कर रहे हैं। अगला जो है इसका जो कदम क्या उठाए जा रहे हैं, जैसे रिटर्न फाइलिंग प्रणाली को मजबूत करना। इसमें इसमें क्या है कि पैन और आधार कार्ड का दुरुपयोग करने वाले धोखेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करना, और ये सारी चीज़ें हम सरकार जो है वो कर रही है। अब हम बात इसमें थोड़ा सा दिया है जीएसटीएन क्या है, जीएसटी नेटवर्क क्या है। तो एक गैर लाभकारी कंपनी है, जीएसटीएन एक गैर लाभकारी कंपनी है। इसमें क्या होता है कि करदाता पंजीकरण, रिटर्न फाइलिंग और कर भुगतान सहित जीएसटी प्रणाली के लिए एक आईटी आधार पर जो है विकसित किया गया है। 100% शेयर स्वामित्व सरकार का होगा इसमें, और 50% शेयर जो है सरकार के पास रहेगा। 50% शेयर संयुक्त रूप से राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों के पास होगा। तो एक जो है एक नेटवर्क स्थापित हो पाएगा। नाम जैसे से आप स्पष्ट है कि ये क्या है, जीएसटी नेटवर्क है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि आगे ग्राह क्या हो सकती है, इसको और परिष्कृत और उन्नत बनाने के लिए आगे की दिशा क्या हो सकती है। तो कर दरों का युक्तिकरण करना, यानी कि आसान करना है, उसका आसान कर देना। कानून और
प्रशासनिक परिवर्तन, कानूनी और प्रशासनिक परिवर्तन, जो भी टैक्स का लीकेज है, जो भी टैक्स का अवैध रूप से यूज हो रहा है, उसको जो है उस उनको नियमों के दायरे में कैसे लाना और उनसे नियमों का पालन करवाना, ये इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रौद्योगिकी का और बेहतर उपयोग हम कर सकते हैं, जैसे ई रिटर्न्स, ई चालान, ई वे बिल, आधार प्रमाणीकरण। तो ये सारी चीज़ें करने से क्या है कि निगरानी बढ़ जाएगी। ऑडिट, मूल्यांकन और जांच को सुव्यवस्थित करना, जो भी ऑडिट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, जांच करेंगे, उसको और थोड़ा सा गहराई पे करना। कर नेटवर्क का विस्तार करना, जो भी शराब, पेट्रोलियम, अभी ये सारी चीज़ें, शराब, पेट्रोलियम, इन सब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। ऐसे में इन पर जो संग्रह होता है वो उतना पारदर्शी तरीके से नहीं हो पाता है कर। तो ऐसे में इसको भी जीएसटी नेटवर्क के अंतर्गत जो है वो उसमें शामिल करना। तो ये सारी चीज़ें थी। अगला जो टॉपिक है वो ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित है। जीएसटी परिषद ने ही जीएसटी परिषद का टॉपिक है, तो जीएसटी परिषद ने एक जो है ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसीनो पर जो है वो 28% जीएसटी करने का निर्णय लिया है। 28% निर्णय उस पे लिया जाता है ऐसी चीज़ें जो विलासिता की वस्तुएं हैं। विलासिता की वस्तुओं का मतलब कार, जो भी और भी जो चीज़ें होंगी, फ्रिज, और ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग जैसे इसमें है। तो जिसमें जो है जो आनंद लेने के लिए जो चीज़ें बनाई गई हैं उस पे जो है 28% जो है जीएसटी लगाया जाता है। तो अभी जीएसटी परिषद ने इन 3 चीज़ों पर जो है 28% जीएसटी लागू करने का निर्णय लिया है। अगर इनके प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो कर की दर, इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग, कैसीनो, इन सब पर 28% लागू कर दिया गया है। भुगतान की गई प्रारंभिक राशि पर जो है वो लगाया जाएगा। जीएसटी गेम में जो एंट्री के दौरान होता है उस पर ही लगाया जाएगा। मान लीजिए आपने 100 रुपया लगाया तो उसमें 28 रुपये टैक्स उनका लगेगा। ठीक है। अब जो है बात करेंगे थोड़ा सा आगे कि कौशल की आवश्यकता हो या फिर वो संयोग पर आधारित हो। वो देखिए, गेम जो है 2 प्रकार का होता है। एक जो है गेम ऑफ स्किल होता है, एक होता है गेम ऑफ चांस। तो जो गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस में क्या अंतर है? गेम ऑफ स्किल वो है ऐसा गेम जिसका परिणाम प्लेयर की विशेषता या विशेषज्ञता, अभ्यास या अनुभव पर निर्भर करता हो, न कि संयोग पर। तो उसे हम कहेंगे गेम ऑफ स्किल, यानी कि अपने स्किल के ज़रिए उसने गेम को जीता या जो भी किया। ऐसे में इसके एग्जांपल आप अगर देखना चाहें तो और रमी है, उसके बाद में ड्रीम 11 है, फैंटेसी स्पोर्ट गेम्स हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें आप अपनी स्किल के अनुसार, ड्रीम 11 की क्या है, ड्रीम 11 में आप 11 खिलाड़ियों को चुनते हैं। आप उसमें आपको लगता है कि कौन आदमी परफॉर्म करेगा, आप अपनी विशेषज्ञता का उसमें जो है वो परिचय देते हैं। ऐसे में इस तरह पे जो चीज़ें थी जिसमें आप अपनी विशेषज्ञता, अभ्यास, इस सारी चीज़ों का अनुभव का निर्णय करते हैं, उस पर 18% जीएसटी है अभी तक। लेकिन अगर जो गेम ऑफ चांस वाले जो गेम हैं, जो चांस बाय चांस वाले गेम हैं जिनको आप जीत गए, क्यों जीत गए ये नहीं पता, तो ऐसे गेम्स यानी कि अकस्मात रिजल्ट, संयोग बस आप जीत गए, तो जैसे जुआ हो गया, हॉर्स रेस हो गया, ठीक है, इन सब पे जो है सट्टेबाजी हो गया, इन सब पे आपको 28% जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आपको चांस बस आपने जीता है। जैसे लूडो हो गया, पोकर लॉटरी हो गया। लॉटरी में क्या है, कोई भी किसी की भी लॉटरी लग सकती है। लूडो में भी वैसे ही है कि कोई भी व्यक्ति, आप हो सकता है खेलते खेलते बच्चे से हार जाएं। तो ऐसे में इन सब पे जो है 28% जीएसटी जो है वो लागू किया गया है। तो ये 2 प्रकार की है। अब हम बात करेंगे थोड़ा, जीएसटी प्राधिकरणों के पास पंजीकरण कराना होगा, इसमें कर का भुगतान करना होगा। ठीक है। और एकीकृत जीएसटी अधिनियम 2017 में जो है संशोधन करके ये चीज़ें लाई गई हैं। क्रियान्वयन में बात करें तो केंद्रीय और राज्य कानूनों में आवश्यक संशोधनों के बाद जो है इन सारी चीज़ों की संभावना बढ़ी हुई है। ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने के प्रभाव क्या होंगे? सकारात्मक प्रभाव की अगर बात करें तो पहली बात तो एक राजस्व में हमारी वृद्धि होगी। 28%, 18% कुछ भी लगे, इन सब में राजस्व में जो है वो वृद्धि होगी। नैतिक अवरोध के रूप में कार्य करेगा। नैतिक अवरोध का मतलब बहुत से लोग हैं जिनको इन गेम खेलने की लत लग गई है। ऐसे में उन पर जो है वो प्रॉपर टैक्स और ये सारी चीज़ें लगेंगा, तो हो सकता है कि उनका जो है मन थोड़ा सा इससे हटे। तो जो लत लगी हुई है ना उसको रोका जा सकता है।
जो जन धन ये सारी चीज़ों की हानि होती है उसको रोक सकते हैं हम। यह गेमिंग उद्योग को विनियमित करेगा। गेमिंग उद्योग का मतलब जो हम गेम देखते हैं उसमें गेमिंग उद्योग के कार्य प्रणाली को सरल बनाएगा, जटिलता जटिलता को ख़त्म करेगा, पारदर्शिता लाएगा। तो ये सब जो है वो सकारात्मक बिंदु हैं। नकारात्मक प्रभाव क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रभाव पड़ेगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब ये है कि जो गेमिंग कंपनियां हैं वो ज़्यादातर विदेशों में ही हैं, और विदेशों की कंपनियों पर अगर आप ज़्यादा टैक्स लगा देंगे तो वो आपके देश में उन गेम को नहीं भेजेंगी, या फिर जो बहुत मात्रा में आ रहे थे उनको जो है वो नहीं लाएंगी। तो ऐसे में जो है हमारा एफडीआई जो है वो नुकसान में पड़ेगा। तो ऐसे में एक समस्या तो ये है ही। अब बात करेंगे थोड़ा सा आगे कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों में वृद्धि हो रही है। मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम्स, रोल प्लेइंग गेम्स, रियल टाइम स्ट्रेटजी या स्किल गेम्स, इन सब में जो है वो लगातार वृद्धि हो रही है। वर्तमान स्थिति और संभावनाओं की बात करें तो वर्तमान मूल्य में लगभग गेमिंग का जो वर्तमान मूल्य है वो लगभग 2.6 बिलियन डॉलर के करीब है। अनुमानित वृद्धि लगभग 27% की है। और भारत में यूज में बात करें तो भारत फैंटेसी गेम का सबसे बड़ा बाजार है, क्योंकि ना ज़्यादातर लोग जो है वो गरीब हैं, और गरीब होने की वजह से वो सब एक दिन में ही करोड़पति बनना चाहते हैं। तो ऐसे में जो है 18 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं भारत में गेमिंग में। तो आपने देखा होगा आईपीएल सीजन में, मैच के क्रिकेट के सीजन में लोग, हर आदमी जो है ड्रीम 11 खेल रहा है। तो ऐसे में सब आदमी जो है वो 1 रुपए में करोड़पति बनना चाहता है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो है भारत फैंटेसी गेम का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। रोजगार में क्या है, 2022 में लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया है। ठीक है। एफडीआई वित्त वर्ष 2022 तक इस क्षेत्र में एफडीआई का लगभग 1500 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है। तो एफडीआई के एक बहुत बड़े जो है आने का एक स्रोत ये बन चुका है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने की आवश्यकता क्यों है? यानी कि गेमिंग पे कानून बनाने की आवश्यकता क्यों है? सीधे शब्दों में अगर कहें तो पहली बात तो है कराधान को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए। ठीक है, हम जब नियम बनाएंगे तो हम उस पर टैक्स का एक स्लैब लगाएंगे। कम आयु में जुआ खेलने से रोकने के लिए, उसमें कम आयु के जो बच्चे हैं उन पे जो है वो जुआ जैसी जो चीज़ें हैं उन पे रोक लगाने के लिए, अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए ऑनलाइन गेम खेलने वालों का अधिकार का मतलब ये है कि जब भी कोई व्यक्ति गेम में इन्वॉल्व होता है तो उसके कई चीज़ें, कई डाटा शेयर हो जाते हैं। ऐसे में उनके अधिकारों का कैसे सुरक्षित किया जा सके वो भी एक मुद्दा है, तो उसको विनियमित करेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का मतलब गेम खेलते खेलते जो है वो तनाव, चिंता, अवसाद की स्थिति बन जाती है। ऐसे में इन सब चीज़ों से निपटने के लिए इसको जो है रेगुलेट करने की आवश्यकता है। मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी, धन शोधन संबंधी गतिविधियों को रोकने के लिए, आप जैसे जानते हैं कि गेम खेलते खेलते जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ें भी हो रही हैं, तो उसको भी विनियमित करना जो है वो सरकार का काम है। प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, होता क्या है ना कि जुए की जो प्रक्रिया है उसमें अ, आप अगर थोड़ा बहुत मूवी वूवी देखे हो तो उसमें कभी कभी होता है कि कुछ लोग जो है, एक ही लोग जो है वो जीत रहे हैं, ऐसे में वो निष्पक्षता नहीं बन पाती है। तो निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए कि ठीक है उसमें भी बनी रहे निष्पक्षता। सामाजिक समस्याओं जैसे कि शैक्षिक प्रदर्शन, कम आयु में उपयोग, इन सब से जो है दूर करने के लिए, एक निपटने के लिए इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। तकनीकी जोखिम में साइबर हमलों का बढ़ना, वित्तीय धोखाधड़ी आदि निवारण। निश्चित रूप से आज के समय में वित्तीय धोखाधड़ी जैसी समस्याएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और इसका ज़्यादा होने का कारण यही है कि लोग गेमिंग और भी जो चीज़ें हैं उसमें शामिल हो जाते हैं, उसमें लिप्त हैं। ऑनलाइन गेमिंग के विनियमन से संबंधित चुनौतियाँ। क्षेत्रीय चुनौतियाँ क्या है? क्षेत्रीय संबंधी दुविधा, क्षेत्राधिकार संबंधी दुविधा। क्षेत्राधिकार का मतलब ये है कि राज्य सूची का विषय है ये, वैसे तो गेमिंग की समस्या, लेकिन जिसमें केंद्र सरकार ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में बनाया है।
तो राज्य और केंद्र का जो है टकराव इस पर होता रहता है कि हमारा क्षेत्राधिकार है और आप इस पे कानून बना रहे हैं। तो ऐसे में जो है क्षेत्राधिकार का टकराव की जो दुविधा है, ये एक चुनौती का मुद्दा बना हुआ है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे कई राज्य हैं जहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए कानून बनाए गए हैं। तो सरकार, केंद्र सरकार भी कानून बना रही है, राज्य सरकार भी कानून बना रही है। नैतिक रुख बनाम राजस्व संग्रह संबंधी दुविधा। नैतिक रुख में अगर बात करें तो बहुत से लोग हैं जिनको लत लग चुकी है ऑनलाइन गेमिंग करने की, तो उनके हाथ जो है वो अपने जीवन से हाथ भी धो लेते हैं। कई ऐसे गेम हैं जो व्यक्तियों के जीवन को खतरे में डाल देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं उसके जो है कैसे उस दुविधा से निकला जाए, ये चुनौती एक बनी हुई है। प्लेयर्स के अधिकारों की सुरक्षा, प्लेयर्स जो हैं वो अ, उनके अधिकार को कैसे सुरक्षित किया जाए, उनके डेटा को कैसे सुरक्षित किया जाए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आगे की राह के लिए क्या है? आगे की राह साफ-साफ यही है कि कानूनी अस्पष्टता प्रदान करने और विनियमित करने की बहुलता को कम करने की आवश्यकता है। केंद्र द्वारा एक मॉडल कानून बनाने के लिए अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग किया गया है। तो अवशिष्ट शक्तियों के आधार पर जो है केंद्र इसमें कानून बना रही है, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करना। ऑनलाइन गेमिंग की पारदर्शिता जो है बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें कौन जीत रहा है ये आपको क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है। तभी आप उसमें आपके साथ न्याय हो पाएगा। घाटे की भरपाई के लिए गेम खेलते रहने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना। ऐसे में ये सारी चीज़ें जो है वो अगर इनको सुधारा जाएगा तो आगे ये ऑनलाइन गेमिंग जो है और भी एफडीआई या फिर भारत की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगा। अगला जो टॉपिक है वो कर आधार का विस्तार है, ठीक है। आधार का विस्तार कैसे, इसी से संबंधित टॉपिक था। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आयकर विभाग से कर आधार को विस्तृत करने के लिए 3 व्यापक सिद्धांत जैसे पारदर्शिता, निष्पक्षता और करदाता अनुकूल व्यवस्था का पालन करने के लिए कहा है। अब देखिए केंद्रीय मंत्री ने जो कहा है, इन तीनों चीज़ों को आप ध्यान से अगर देखिए, यानी कर बढ़ाने के लिए, कर आधार का विस्तार करने के लिए क्या ज़रूरी है? पारदर्शिता हो, कि कोई भी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी जैसी चीज़ें ना हो, निष्पक्षता हो, किसी का पक्षपात ना हो और करदाता के अनुकूल, जो कर देने वाले हैं, करदाता का मतलब कर देने वाले, उनके अनुकूल व्यवस्था हो ताकि उनको कर देने में कोई झंझट ना हो, कोई समस्या ना हो। भारत में अगर कराधान स्थिति की बात करें तो अब देखिए जीडीपी की तुलना में कर अनुपात 2023 में लगभग 11.1% है, जिसमें से डायरेक्ट टैक्स में 6% और इनडायरेक्ट टैक्स में 5.1% जो है वो है टैक्स कलेक्शन जो है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ओईसीडी के औसत में जो है कि 34% से काफ़ी कम है। तो ऐसे में इसको हम और मजबूत कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ देखिए स्थिति क्या है, हमारे यहाँ आईटीआर मतलब आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या लगभग 5.3% है। यानी कि जो भी टैक्स देते हैं वो बाद में जा कर के आईटीआर दाखिल करते हैं और अपना जो है पैसा वापस लेते हैं। निवल प्रत्यक्ष कर संग्रह में साल दर साल वृद्धि, जो निवल प्रत्यक्ष कर संग्रह है उसमें धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, ऐसा माना जा रहा है। पहले जो है वो काफ़ी कम थी, अब जो है बढ़ रही है। अब हम बात करेंगे कि कर कम कर आधार के क्या कारण रहे हैं, कम कर जो है आज तक जो है उसका क्या कारण रहा है। तो बृहद आकार के अनौपचारिक क्षेत्र की उपस्थिति, हम जानते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे अनौपचारिक क्षेत्रक हैं जो कि कर जो है नहीं देते हैं क्योंकि उनका काम जो है कोई वास्तविक में कोई पंजीकरण नहीं है, सरकार से कोई लिंक नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं और अपना जो है पैसा यूज कर रहे हैं, टैक्स नहीं देते हैं। तो कृषि आय कर पर छूट है, जैसे कृषि जैसे क्षेत्र हैं, बड़े क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या लगी हुई है, उस क्षेत्र में जो है आय कर पर छूट है। और कृषि में इसका मतलब यही नहीं कि जो व्यक्ति केवल किसान का काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा व्यक्ति नहीं जो केवल खेत में काम कर रहा है वही कृषि है, ऐसा नहीं है। गौ पालन भी कृषि में ही आ जाता है, और भी जो चीज़ें हैं फार्मिंग उद्योग, मुर्गी पालन और भी सारी चीज़ें जो हैं वो सब सब जो है वो कृषि कार्य में आ जाता है। तो उसकी आय पर जो है टैक्स नहीं लगता है। तो कम कर होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि हमने कृषि जैसे बड़े क्षेत्र को कर मुक्त रखा हुआ है। कम कर मुकदमेबाजी की अधिक घटनाएं, कर मुकदमेबाजी मतलब कई ऐसे मुकदमे हैं जो टैक्स से संबंधित हैं और वो कई लाखों में हैं।
तो वो जो है लगातार चल रहे हैं। लगभग 5 लाख मामले जो है लंबित हैं इसमें दिया गया है। तकनीकी विशेषता और संसाधनों की कमी, कर प्रशासन जो है वो काफ़ी कम है, ऐसे में समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या आप जानते हैं, एक दो पॉइंट इसमें दिया गया है। भारत में सबसे पहले आय कर की अवधारणा जो है वो 1860 में जेम्स विल्सन ने जो है प्रस्तुत की थी। ये सरकार के उस समय के वित्त मंत्री थे। 1865 से 86 के बीच जो है अस्थायी तौर पर निरस्त कर दिया गया था इसको, लेकिन ये लगातार वसूला जाता रहा था। तो एक नॉलेज थी इसमें दी गई है। एक टॉपिक एक 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 शब्द इसमें पढ़ा गया, कर जीडीपी अनुपात। किसी देश की जीडीपी की तुलना में उस देश के कर राजस्व का अनुपात। कर राजस्व में मतलब प्रत्यक्ष कर भी और अप्रत्यक्ष कर, दोनों कर जो उसमें शामिल है। सामान्यतः देश की कर जीडीपी के अनुपात में कमी धीमी आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। निश्चित रूप से अगर आपको पास टैक्स जो है, किसी देश के पास टैक्स कम लिया जाएगा तो उसकी समृद्धि कम होगी। ज़्यादा टैक्स ज़्यादा समृद्धि, कम टैक्स कम समृद्धि। ये बातें सीधा कनेक्टेड हैं। कम कम टैक्स का मतलब है कि सरकार के पास कम पैसा जाएगा, और सरकार के पास कम पैसा जाएगा तो सरकार जो है नई योजनाओं को, नई चीज़ों को जो है वो नहीं इंट्रोड्यूस कर पाएगी, तो ऐसे में समृद्धि भी कम होगी। तो ये चीज़ें जो है एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। कर आधार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। तो अभी जो बताए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। पारदर्शिता। पारदर्शिता कैसे? बैंक खातों और आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को लिंक किया गया है। ठीक है। तो बैंक खाता और आधार कार्ड के आपने लिंक किया होगा। वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता में नए डेटा स्रोत की शुरुआत, लाभांश ब्याज, नए टीडीएस कोड की शुरुआत, जो कि ये सारी चीज़ें जो है निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है करेगा। करदाता के अनुकूल व्यवस्था। करदाता का अनुकूल व्यवस्था क्या हो सकती है? करदाता के लिए ये होना चाहिए कि बात जो है एकदम सरल तरीके से हो। तो सरलीकृत व्यवस्था आयकर कर दिया गया है, आयकर व्यवस्था कर दी गई है। ई अपीलीय योजना कर दी गई, यानी कोई भी व्यक्ति अगर अपील करना चाहता, कोई भी कुछ भी समस्या उसको है, तो वो जो है इंटरनेट के जरिए, मोबाइल के जरिए वो अपील कर सकता है, उसको ऑफिस में दौड़ना नहीं पड़ेगा। आईटी रिटर्न्स को जो है वो सरल फॉर्म की शुरुआत की गई है। आईटी रिटर्न फाइल करना हो तो आपको कई बार अलग अलग प्रकार के कागज़ बनवाने पड़ते हैं, ऐसे में जो है इस सुविधा को भी बहुत सरल कर दिया गया है। कर आधार को व्यापक बनाने हेतु अन्य उपाय। अन्य उपाय में क्या है? कर विवादों को निपटाने हेतु एक अलग प्राधिकरण की स्थापना की गई है। एक अलग से अथॉरिटी बना दी गई है कि आप इसमें मुकदमों का निपटारा करिए। उच्च आय वाले कृषि परिवारों को शामिल करना। उच्च आय वाले कृषि परिवारों का मतलब ये है कि जिनका जो है एक सीमा से अधिक जो है आय है, तो उनको जो है इसमें शामिल करने की बात कही गई है। प्रौद्योगिकी का अधिक इस्तेमाल। प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल का मतलब ये है कि जो चोरी होती है, सटीक स्तर को समझ नहीं पा रहे हैं, खामियां होती हैं, माइनिंग की जाती है डेटा की, तो वो सारी चीज़ें जो है उसको हम प्रौद्योगिकी के अधिक इस्तेमाल से ही उसको हम सुरक्षित कर सकते हैं। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि राजस्व और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा, कुछ करदाताओं पर निर्भरता कम होगी। ये सारी चीज़ें जो है वो एक बेहतर राजकोषीय उत्तरदायित्व की ओर, समावेशी विकास की ओर हमको ले जाएगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। अगला टॉपिक है वो जन विश्वास विधेयक 2023 है। हाल ही में क्या हुआ कि संसद ने जन विश्वास विधेयक 2023 पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि जो जन विश्वास विधेयक आया उसमें क्या क्या बिंदु थे, इस विधेयक में क्या क्या बिंदु हैं, उन पर थोड़ा सा देखेंगे। तो पहला बिंदु है कि जो विधेयक है उसमें 42 कानूनों के दायरे में आने वाले 180 प्रकार के कृत्यों को गैर आपराधिक बना दिया गया है। तो टोटल 42 कानून जो थे उसमें से 180 प्रकार के कृत्य थे जो कि आपराधिक किस्म के थे, लेकिन उनको जो है इसमें गैर आपराधिक बना दिया गया है। उनमें से पर्यावरण, कृषि, मीडिया, उद्योग, व्यापार, प्रकाशन आदि को नियंत्रण करने वाले कानून भी शामिल हैं। तो ये सब जो है यानी कि सरल प्रक्रिया बनाई जा रही है, कैसे जो है लोगों का विश्वास जीता जाए, कैसे लोगों की का लिविंग जो है, रहने का तरीका, उनका उनका बिजनेस कैसे, उनका मतलब डेवलपमेंट को कैसे बढ़ाया दिया जाए। अगर हर जगह पर अड़ंगा ही लगाएगी सरकार, तब जो है वो
लोग जो है डेवलपमेंट कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी कागज़ बनवाइए, उसमें आप लगातार देखिए कितना ज़्यादा समस्या आपको उठानी पड़ती थी। धीरे धीरे जो है ऑनलाइन हुआ व्यवस्था, आप धीरे धीरे हर काम को अपने हाथ से कर सकते हैं। तो ऐसे में 180 प्रकार के जो कृत्य थे उनको जो है गैर आपराधिक बना दिया गया है। कुछ प्रावधानों में कई प्रकार के जुर्माने थे, दंड थे, उनको जो है बदलने का प्रयास किया गया है। अगर वो दंड थे तो जुर्माने को में बदल दिया गया है, अगर जुर्माने थे तो कम कर दिया गया है। ऐसे में उसको सरल किया गया है। भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 के तहत वर्णित सभी प्रकार के अपराधों एवं दंडों को समाप्त कर दिया गया है। अब भारतीय डाकघर अधिनियम 1998 के अंतर्गत जो भी से सारे अपराध थे उनको समाप्त कर दिया गया है। तो ये अच्छी चीज़ है। समय समय पर समीक्षा, जिसमें क्या होगा कि प्रत्येक 3 वर्ष में न्यूनतम राशि में 10% की वृद्धि की जाए का प्रावधान किया गया है। तो ठीक है, कुछ विशेष अधिनियम है जिसमें दंड जुर्माना शामिल है, तो उसमें समय समय पर समीक्षा होगी और हर 3 वर्ष में जो है 10% बढ़ा दिया जाएगा। तो एक नई शुरुआत है, अच्छी चीज़ है। जो शिकायत निवारण और अपीलीय तंत्र में परिवर्तन किए गए हैं। शिकायत निवारण का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी व्यक्ति को समस्या होती है जा करके शिकायत करता है। तो उसमें क्या है, कुछ कानून के तहत दंड निर्धारित करने के लिए एक से अधिक निर्णय करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। तो एक जो है वो अधिकारी होगा जो दंड का निर्णय करेगा, ठीक है। जैसे सिनेमेटोग्राफिक अधिनियम 1952, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 आदि। इन सब में जो है कोई भी अगर कोई दुर्घटना होती है, कोई भी समस्या होती है, तो एक दंड को निर्धारित करने वाला एक अधिकारी नियुक्त होगा जो निर्णय करेगा, जो शिकायत को सुनेगा। अब कानून जो है वो कैसे भारत की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में बाधा करते हैं। जैसा कि हमने वही कहा कि बहुत से ऐसे कानून हैं जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते, तो वो कैसे बाधित करते हैं आपको वो समझते हैं। विनियामकीय कोलेस्ट्रॉल की भूमिका निभाता है। जो कानून बने थे वो एक कोलेस्ट्रॉल की भूमिका निभाता है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या है कि आपके अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे बढ़ा तो आपकी समस्या हो सकती है। तो ये विनियमन व्यवसाय के संचालन में ठीक वैसे हैं जैसे शरीर में रक्त परिसंचरण में अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल बाधक बनता है। तो जैसे कोई भी काम आप शुरू करने जाएंगे, पता चला कि ये कागज़ बनवाना ज़रूरी है, ये पंजीकरण कराना ज़रूरी है, ये यहाँ पर इनसे मिलना ज़रूरी है। अजीब-अजीब काम होते हैं जो आपका बिज़नेस करने का जो है तरीका ही बदल देंगे। आप सोचेंगे कि इससे बढ़िया मैं बिज़नेस ना ही करूँ। तो इन सब कानूनों को, इस फालतू कानूनों को जो फालतू में अड़ंगा लगाते थे, उनको जो है बंद कर दिया गया है। 150 कर्मचारियों वाले एमएसएमई में प्रतिवर्ष 500 से 900 नियमों का पालन करना पड़ता था। जो छोटे एमएसएमई वाले काम थे, सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग वाले, उनको जो है वो 150 कर्मचारियों वालों पर, अगर कोई व्यक्ति संस्था है जो 150 से अधिक कर्मचारी रखे हुए हैं, तो उनको 500 से 900 नियमों का पालन करना होता था। इतने नियम का पालन करते-करते कंपनी खत्म हो जाती है। ऐसे में जो है बहुत ज़्यादा उन पे आर्थिक लागत बढ़ती है, बहुत ज़्यादा समस्याएँ उठाना पड़ती है। इन सारे कानूनों को ख़त्म करना चाहिए और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको केवल रखिए, बाकी हटा दीजिए। कारावास से संबंधित उपधाराएँ, कारावास से संबंधित जो सज़ा थी, सज़ा कैसी थी? अ, लगभग 2 सज़ा के रूप में जो है कारावास का प्रावधान किया गया था। तो उन सज़ा को भी धीरे-धीरे ये कम करने की बात सोच रहे हैं, कम कर रहे हैं। आनुपातिक आनुपातिकता का अभाव का मतलब क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और यानी कि अलग-अलग प्रकृति, अपराध के अलग-अलग प्रकृति होने के बावजूद भी एक जैसी सज़ा के प्रावधान किए गए हैं। तो ये थोड़ा-सा आनुपातिक रूप से जो है वो अभाव रखा गया है। 2000 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी वेबसाइट पर शिकायत अधिकारी का नाम और उसका संपर्क विवरण प्रकाशित नहीं करने पर राजद्रोह वाले केस के समान सज़ा का प्रावधान है। तो एक अलग-अलग जो है आनुपातिक रूप से हर सज़ा का अलग जो प्रावधान करने का बात की गई है, उसमें ये बात शामिल है। ओवरलैपिंग और क्रॉस पर्पज़ कानून, कई कानून हैं जो जिसमें राज्य भी कानून बनाया हुआ है, केंद्र भी कानून बनाया हुआ है, हर संस्था जो है अपना-अपना कानून बनाई हुई है। ऐसे में कानूनों की ओवरलैपिंग हो रही है, क्रॉस पर्पज़ कानून बन रहे हैं, कानून की ओवरलैपिंग, कई कानून का जो है एक ही समान प्रावधान है। तो ऐसे में इन सबको कम करना, जिसके उदाहरण आपको भारतीय प्रतिस्पर्धा है, वो समान क्षेत्र में जैसे ट्राई, IRDI, ये सब
क्षेत्र, इन सब के क्षेत्र अधिकारों में ओवरलैपिंग देखी जा रही थी। कानूनों और नीतियों में बार बार बदलाव, बार बार संशोधन की वजह से जो है अनिश्चितता बनी रहती है। उदाहरण के लिए जैसे जीएसटी की दरों में बार बार बदलाव किए जाते रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जीएसटी जब से आया है तब से लगातार बदलाव की पर उसमें है, लगातार उसमें कुछ ना कुछ चेंजेज होते ही रहते हैं। प्रशासनिक विवेकाधिकार और रेट सीकिंग का मतलब इसमें प्रवर्तन एजेंसियों के बीच विवेकाधिकार और रेट सीकिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, उसमें जो अड़चनें पैदा करते हैं। रेट सीकिंग गतिविधियों का उद्देश्य क्या है? आर्थिक संसाधनों के वितरण में हेर-फेर द्वारा वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, कैसे इन सब से निपटा जाए? विधेयक जो है मदद कैसे करेगा? आपराधिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाएगा। ये बढ़िया काम है कि जो भी कानून होंगे उसको तर्क रूप से उसको बनाएगा। अपराध की गंभीरता के अनुरूप सज़ा, जितने गंभीर अपराध उतना ज़्यादा सज़ा, जितना कम अपराध उतना कम सज़ा। नियमों के उल्लंघन के आधार पर जो जूरी होगी वो डिसाइड करेगी कि कितनी सज़ा दी जाए। जीवन निर्वाह को सहज बनाएगा, ठीक है। जीवन निर्वाह को सहज बनाना ज़रूरी है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, उसी के लिए सारा काम किया ही जा रहा है। सरकार चाह रही है कि कंपनी दोनों के समय के साथ जो है समय बचे, लागत बचे और कंपनी जो है धीरे धीरे बढ़े। न्यायपालिका पर बोझ कम होना, न्यायपालिका का बोझ कम होगा तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि 5 लाख केस पेंडिंग हैं, तो ऐसे में न्यायपालिका पर जो लगातार ढीले केस हमेशा हो रहा है तो वो भी कम होगा। आगे की राह की बात करें तो प्रक्रिया संबंधी सुधार उपाय, प्रक्रिया में ठोस व अपशिष्ट नीति निर्णय निर्माण लेना चाहिए। लोकतांत्रिक भावना की कमी की शिकायत रही है, तो ऐसे में ये सब जो कानून हैं इन सबको लोकतांत्रिक तरीके से बनाना चाहिए और परामर्श, ओपन हाउस और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा हो सके ऐसे प्रक्रियाओं को बनाना चाहिए। सरकार को किसी विषय के बारे में अपने नीतिगत रुख को पहले स्पष्ट कर देना चाहिए, ठीक है, जिससे जो है लोगों पर प्रभाव ना पड़े। अचानक एक दिन उठ करके ना कोई नया चीज़ नहीं करना, ये थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। विनियामक प्रभाव मूल्यांकन, जो भी प्रभाव होंगे कानून के बने के, उसका मूल्यांकन होना चाहिए समय-समय पर। कानूनी मानकों को परिभाषित करना, जो भी कानूनी मानक हैं, आवश्यक जो आनुपातिकता का सिद्धांत है, कोई भी संकेत हैं, सांकेतिक सेट प्रदान करें, जो भी है तो वो सबको एक परिभाषा के रूप में होना चाहिए। कानूनों के भीतर सनसेट क्लॉज का पहले से प्रावधान होना चाहिए। सनसेट क्लॉज का मतलब आप जानते हैं कि एक समय तक टाइम दिया जाता है, उसके बाद जो है उसके अंदर जो है आपको जो भी कहा गया है वो करना पड़ता है। पूर्व निर्धारित समय में प्रशासनिक जवाबदेही, प्रभावी मूल्यांकन सुनिश्चित हो सकेगा। ये सारी चीज़ें अगर करते हो तो आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी ही होंगी। अगला जो टॉपिक है वो है 3.5